बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। इससे पहले आप इस दास्तान की 15 इक़साद सुन चुके हैं और अब किस्त नंबर 16 मुलाहिज़ा फरमाएं। मैं शराफत हुसैन से कुछ पूछना चाहता था कि दो आदमी हमारे करीब आ गए और हमारी गुफ्तगू का रुख बदल गया। घर पहुंचे तो शाम तक लोगों का हुजूम रहा। वो तीनों नौजवान भी मेरे आसपास ही मुंडलाते रहे। उनमें से सईद नामी नौजवान मेरे करीब आ गया। वो दुबला पतला सा लड़का था, उम्र 23-24 के लगभग रही होगी। हम इशा की नमाज के बाद यहाँ से निकले गए कमांडर। उसने मेरे कान में सरगोशी की। फौज की हिरासत में अपने नौजवानों और फौजियों के तबादले का क्या होगा, मैंने पूछा। इस सिलसिले में हमारे कुछ आदमी फौजी और पुलिस हकाम से गुफ्तगू शनीद कर रहे हैं। सईद ने जवाब दिया, तबादले के लिए कल दिन में कोई वक्त मुकर्रर किया जाएगा। हिंदुओं की ज़हनियत से सब लोग ये अच्छी तरह वाकिफ है। अपने अफीसरों की रिहाई के बाद वो तुम्हें और अंगूरी को घेरने की कोशिश करेंगे। उनका बाज़ घरों पर छापे मारने का प्रोग्राम भी है, इसलिए हम आज ही यहाँ से निकल जाएंगे। मुझे ये भी अंदेशा था कि अपने अफसरों की रिहाई के बाद भारतीय फौजी बेगुनाह निहत्थे शहरियों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां शुरू कर देंगे। मैंने सईद के सामने भी अपने इस खदशे का इजहार किया। वो फिलहाल ऐसा नहीं करेंगे, सईद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तुमने उन्हें ऐसी चोट लगाई है जिसे वो कई रोज तक सहलाते रहेंगे और अब वो अपनी हिकमत अमली भी तब्दील करेंगे। फौजी अफसरों की गिरफ्तारी का जिम्मेदार मुकामी कमांडेंट को ठहराया जा रहा है। फौज में बहुत ऊपर तक हलचल मच गई है और मुमकिन है उस कमांडेंट को 1-2 रोज में यहाँ से तब्दील करके हेडक्वार्टर या किसी और जगह भेज दिया जाए। मुझे सईद की इस बात से जरा भी इख्तलाफ नहीं था। हमारे यहाँ तो फौज के 2 बड़े अफसरों की गिरफ्तारी कोई मामूली बात नहीं थी। फौज में यकीनन ऊपर तक खलबली सी मच गई होगी। तुम्हारे लिए भी खतरात बढ़ गए हैं, सईद कह रहा था। भारतीय फौज को मतलूब अफराद की फहरिस्त में तो तुम पहले ही से थे, लेकिन अब तुम्हारा नाम उस फहरिस्त में सबसे ऊपर आ गया है। इसलिए ऊपर से ये फैसला किया गया कि तुम्हें और अंगूरी को आज ही रात यहाँ से निकाल दिया जाए। ये ऊपर वाले हैं कौन? मैंने वो सवाल कर डाला जो शराफत हुसैन से पूछना चाहता था, मगर इसका मौका नहीं मिला था। कमांडर मुहिबुल्लाह, सईद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। कमांडर मुहिबुल्लाह? मेरे लहजे में हैरत थी। हाँ, सईद के होंठों पर मुस्कुराहट गहरी होगी। वो किसी भी वक्त तुम्हारी तरफ से गाफिल नहीं रहा। तुम्हारी सरगर्मियों की रिपोर्टें भी मुख्तलिफ जराए से उस तक पहुंचती ही रही हैं। पांदल में गुलफराज ने तुम्हें हिंदवाड़ा में शराफत हुसैन से मुलाकात का मशवरा दिया था। ये दरअसल कमांडर मुहिबुल्लाह ही का हुक्म था जिसकी गुलफराज ने तामील की थी। गुलफराज की बजाय किसी और जगह कोई और मुजाहिद भी तुमसे मिलता तो ये पैगाम तुम तक पहुंचा देता, लेकिन शराफत हुसैन ने कोई खास बात तो नहीं की। मैंने कहा, यहाँ के हालात की वजह से प्रोग्राम बदल दिया गया है, इसलिए अब बांदीपुरा का इंतखाब किया गया है। अगर वहाँ भी गड़बड़ हुई तो किसी दूसरी जगह का इंतखाब किया जाएगा जिसकी इतला हमें मिल जाएगी। वहाँ बहुत से लोग बैठे हुए थे, लेकिन हम दोनों इस तरह बातें कर रहे थे कि किसी को हम पर शुबा नहीं हो सका। हम किसी अहम मौजू पर गुफ्तगू कर रहे हैं। वैसे मेरे सर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया था। मुझे ये जानकर खुशी हुई थी कि कमांडर मुहिबुल्लाह मेरी तरफ से गाफिल नहीं था। इशा की नमाज हमने मरकजी चौक की जामे मस्जिद में ही पढ़ी। नमाज के बाद ज़हूर अहमद के घर आकर हमने खाना खाया। उस वक्त भी बहुत से लोग जमा थे। जब मैं ज़हूर के घर में दाखिल हुआ तो अंगूरी की खाला और उनकी बेटी आयशा से भी मुलाकात हुई। खाला तो मुझे सीने से लिपटा कर रो पड़ी थी। मैंने अंगूरी को अलग ले जाकर बताया कि आधे घंटे बाद हम यहाँ से रवाना हो जाएंगे और फिर ठीक 9:30 बजे मैं सईद के साथ उस मकान से निकल आया। उसके दोनों साथी पहले ही जा चुके थे। अंगूरी भी साथ चादर उड़े ज़हूर अहमद के घर से निकल आई। उसने अपनी खाला तक को नहीं बताया था कि हम यहाँ से जा रहे हैं, बल्कि वो तो किसी को बताए बगैर ही घर से निकली थी। तकरीबन 1 घंटे तक हम तंग और पुरपीच गलियों में घूमने के बाद गुंजान आबादी से बाहर निकल आए। आगे आबादी छिद्री थी। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते गए आबादी मजीद कम होती गई। अब पहाड़ियों पर कहीं कहीं इक्का दुक्का मकान नजर आ रहे थे। हम गहरी तारीकी में चलते हुए कब्रिस्तान की तरफ निकल आए, लेकिन कब्रिस्तान में दाखिल होने की बजाय उसके दाएं तरफ से होते हुए गुंजान दरख्तों में दाखिल हो गए। ये सनोबर के दस्तों का वही मुख्तसर सा जंगल था जो एक तरफ कब्रिस्तान से मिला हुआ था और दूसरी तरफ पहाड़ी के दामन तक चला गया था। उस जंगल में चिनार और चीड़ के दरख्त भी बकसरते मौजूद थे। जंगल से निकलकर हम पहाड़ियों के साथ साथ चलते रहे। सईद चंद कदम आगे था। मैंने अंगूरी का एक हाथ पकड़ रखा था। हम दोनों के कंधों पर राइफलें लटकी हुई थी। अंगूरी की राइफल चादर में छुपी हुई थी, जबकि हमसे आगे चलने वाले सईद ने अपनी राइफल हाथ में उठा रखी थी। एक जगह हम रुक गए। मैंने मुड़कर पीछे देखा तो शहर बहुत दूर रह गया। अमर और सुकून होता तो ये छोटा सा शहर रोशनी से जगमगा रहा होता, मगर हिंदू गासबों ने पूरी वादी का अमन और सुकून बर्बाद कर रखा था। शाम का अंधेरा फैलने के थोड़ी देर बाद बाजार भी बंद हो जाते थे।
और लोग भी अपने घरों में बंद होकर रह जाते। तब इस वक्त शहर में कहीं कहीं रोशनियां चमकती हुई नजर आ रही थी। हम जहाँ खड़े थे वो जगह खासी बुलंदी पर थी और वहां से शहर के बाईं तरफ वाली पहाड़ी के दामन में ऊंची जगह पर वाक़ भारतीय फौजी कैंप की रोशनियां जगमगाती हुई नजर आ रही थी। सईद वहां रुककर कुछ देर इधर उधर देखता रहा, फिर हमें इशारा करता हुआ आगे बढ़ गया। हम भी उसके पीछे ही चल पड़े। तकरीबन 1 फरलांग का फासला तय करने के बाद सईद फिर रुक गया। वहां इतराफ में बड़े बड़े पत्थर बिखरे हुए थे और झाड़ियों और कदआदम पौधों की बहुतायत थी। सईद एक तरफ रुख करके मुंह से पहाड़ी बकरे की आवाज निकालने लगा। जवाब में फौरन ही दूसरी पहाड़ी बकरे की आवाज सुनाई दी। हम पौधों में दुबक कर बैठ गए और राइफल भी हमने कंधों से उतार कर हाथों में ले ली थी। चंद सेकंड बाद ही तारीकी में छोटे छोटे पत्थरों के लुढ़कने और कदमों की आवाजें सुनाई देने लगी। मेरे अंदाजे के मुताबिक वो 2 आदमी थे और मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला। वो 2 आदमी ही थे जो पत्थरों की आड़ से निकलकर हमारे सामने आ गए। उनमें एक ने सईद का नाम लेकर पुकारा और हम पौधों से निकलकर सामने आ गए। तारीकी में उन दोनों के चेहरे नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन आवाजों से मैंने उन्हें पहचान लिया। वो अनवर और अशरफ नाम के वही 2 जवान थे जो सईद के साथ मेरे आसपास मुंडलाते रहे थे। हमसे तकरीबन 1.5 घंटा पहले ज़हूर अहमद के घर से रुखसत हो गए थे। हम उनके साथ चलते हुए चट्टानों की दूसरी तरफ गए, जहाँ खुली जगह पर बगैर हुड के एक जीप खड़ी थी। अनवर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया, अशरफ ने उसके साथ वाली सीट संभाल ली और हम तीनों आमने सामने की सीटों पर बैठ गए। अंगूरी मेरे साथ थी और सईद हमारे सामने बैठा हुआ था। जीप स्टार्ट हुई तो सन्नाटे में आवाज चट्टानों में बाज़गश सी पैदा करने लगी। अनवर ने मुड़कर सईद से कुछ कहा जिसे मैं नहीं सुन सका। जीप एक झटके से हरकत में आ गई। जीप की रफ्तार ज्यादा तेज नहीं थी। गैर हमवार रास्ते पर वो मेंढक की तरह उछलती हुई चल रही थी। तकरीबन आधे घंटे बाद चट्टानों में घूमने के बाद एक कुशादा रास्ते पर आ गई। ये कोई बाकायदा सड़क नहीं थी, गैर हमवार पथरीला रास्ता था। हिंदवाड़ा से पुख्ता सड़क के रास्ते बांदीपुरा जाना हो तो पहले बारामूला हाईवे पर सफर करना पड़ता है। सोपुर से कई मील आगे एक और पुख्ता सड़क वुल्लर झील के साथ साथ होती हुई बांदीपुरा और फिर झील के ऊपर से घूमती हुई संभाल से होकर श्रीनगर तक चली गई थी। पुख्ता सड़क वाला रास्ता इख्तियार करना हमारे लिए इसलिए भी मुमकिन नहीं था कि एक तो वो बहुत तवील था और फिर रास्ते में फौज की किसी गश्ती पार्टी से तसादम होने का खतरा था। लेकिन ये रास्ता जो हमने इख्तियार किया था नाहमवार जरूर था, मगर एक तो फासला कम था और दूसरे ये इलाका सतह जमीन से तकरीबन 30,000 मीटर की बुलंदी पर वाक़ था। उन दुश्वार गुजार पहाड़ों में भारतीय फौजी दिन के वक्त भी आने से कतराते थे और रात के वक्त तो उनसे आमना सामना होने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। कई घंटों तक उन ऊंचे पहाड़ों में नाहमवार और नहायत दुश्वार रास्ते पर सफर करते हुए हम बिला रात के आखिरी पहर 3 बजे के करीब मुकाम नामी गाँव में पहुंच गए। बांदीपुरा वहां से चंद मील के फासले पर रह गया था। मुकाम नामी उस गाँव में हम सिर्फ चंद मिनट के लिए रुके थे। सईद ने बस्ती से बाहर ही जीप रुकवा कर एक मकान का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा फौरन ही खुल गया, जिससे अंदाजा हुआ कि साहब मकान जाग रहा था। वह 1.5 उम्र शख्स सईद के साथ ही जीप के करीब आ गया। अभी कल ही फौज के एक दस्ते ने बांदीपुरा पर रेड किया था, वो शख्स कह रहा था। और तुम जानते हो कि जब किसी बस्ती से फौज को कुछ ना मिले तो वो दूसरे तीसरे दिन फिर हल्ला बोल देते हैं। बेहतर है कि आज का दिन तुम लोग उधर का रुख ही मत करो, या तो यहीं रुक जाओ या हम यहाँ नहीं रुक सकते। सईद ने उसकी बात काट दी, फिर मुझसे मशवरा करने लगा कि हमें क्या करना चाहिए। ये तो मेरा भी तजर्बा है कि खूनी भेड़िए किसी बस्ती पर दूसरी मर्तबा जरूर हमला आवर होते हैं। मैंने कहा हमें इनकी बात मान लेनी चाहिए और अगर आज का दिन हम यहीं रुक जाएं तो शायद इसमें हमारी ही भलाई हो। सईद और उसके साथी मुझसे इख्तलाफ नहीं कर सके। हम जीप से उतरकर मकान में दाखिल हो गए। अनवर स्टीयरिंग के सामने ही बैठा रहा। वो शख्स हमें मकान के अंदर छोड़कर बाहर चला गया। उसके थोड़ी देर बाद जीप के रवाना होने की आवाज सुनाई दी। तकरीबन 15 मिनट बाद वो दोनों भी वापस आ गए। हम जिस कमरे में बैठे थे वो खासा कुशादा था। फर्श पर दरी बिछी हुई थी। एक कोने में लकड़ी की 1 साल खुर्दा सी छोटी मेज पर लालटेन रखी हुई थी। वो शख्स कमरे में इधर उधर देखता हुआ माजरत करने लगा कि इस वक्त उससे बेहतर कोई और जगह उसके पास नहीं। लेकिन जब अंगूरी को देखकर उसे कुछ एहसास हुआ तो वो बोला, माफ करना बेटी, आओ मैं तुम्हें दूसरे घर में खवातीन के पास छोड़ा हूँ। मैं यहीं ठीक हूँ, कोई परेशानी की बात नहीं है। अंगूरी ने जवाब दिया, दरअसल बात यह है कि मैं यहाँ अकेला ही रहता हूँ, मेरे घर वाले दूसरे मकान में हैं। वो बोला, कुछ खाओगे तुम लोग या कहवा बना ले? इस वक्त तो सिर्फ कहवा ही चलेगा, सईद ने जवाब दिया। उस शख्स का नाम हनीफ था और वो मुजाहिदीन के लिए मुखबर की हैसियत से खिदमात अंजाम देता था। उसे इतला थी कि हम आज रात किसी वक्त यहाँ पहुंचेंगे, इसलिए वो हमारे इंतजार में जाग रहा था। हनीफ कमरे से बाहर चला गया। हम दीवारों से टेक लगाए बैठे थे, टांगे सामने को फैला रखी थी। जीप के सफर ने हमारे इंजर पिंजर ढीले कर दिए थे। अगर पैदल चलते तो शायद इतनी थकन ना होती।
मैंने अंगूरी की तरफ देखा, वो दीवार से टेक लगाए ऊँग रही थी। तकरीबन 20 मिनट बाद हनीफ कहवा लेकर आ गया। अंगूरी भी जाग गई। गरम गरम कहवा पीने के बाद हमारे हवास कुछ बहाल हुए, लेकिन हम ज्यादा देर तक उसी तरह नहीं बैठ सकते थे। थकन बुरी तरह सवार थी और नींद गलबा पाने की कोशिश कर रही थी। सबसे पहले अंगूरी चादर ओढ़कर आड़ी तिरछी फर्श पर लेट गई और उसके बाद दूसरे भी लुढ़कते गए। शाम से जरा पहले बांदीपुर से आने वाले एक आदमी से सब ठीक है का पैगाम मिल गया और शाम का अंधेरा फैलने के थोड़ी देर बाद ही हम बांदीपुरा की तरफ रवाना हो गए। 1 घंटे में हम बांदीपुरा पहुंच गए। अफसल अब्बासी हमारा मुंतजिर था। उसने जीप अपने एक आदमी के हवाले कर दी और हमें लेकर एक मकान में पहुंच गया। 1 घंटे बाद 2 और आदमी वहां आ गए और हमें बताया गया कि अगले रोज शाम से पहले हमें गंदरबिल पहुंचना है, जहां कमांडर मुहिबुल्लाह हमारा मुंतजिर होगा। मैं चौंके बगैर नहीं रह सका। मुझे समझने में देर न लगी कि कोई बहुत बड़ा मंसूबा है जिसके लिए मुझे इतनी राजदारी से गंदरबिल बुलाया जा रहा है और कमांडर मुहिबुल्लाह खुद भी वहां पहुंच रहा है। हम रात 2 बजे तक बातें करते रहे। फिर अफसल अब्बासी और उसके साथी चले गए और हम भी सोने की तैयारी करने लगे। मैं गहरी नींद में था कि सईद ने मुझे झुंझोड़ कर जगा दिया। उस वक्त दिन का मध्यम सा उजाला फैल रहा था। क्या बात है? मैंने खुमार आलूद लहजे में पूछा। उठो, जल्दी करो, सईद चीखा। फौज ने गांव को चारों तरफ से घेरे में ले लिया है। मैं एक झटके से उठकर बैठ गया। मेरे दिमाग में सिनसनाहट सी हो रही थी और ये सिनसनाहट बढ़ती ही जा रही थी। सईद के अलावा अशरफ और अनवर भी जाग चुके थे और अपनी अपनी राइफलें चेक कर रहे थे। मैंने अंगूरी की तरफ देखा, वो अभी तक सो रही थी। सईद ने मुझे तो झुंझोड़ कर जगा दिया था, लेकिन अंगूरी को उसने महज आवाजें देने पर ही इक्तफा किया था। मैंने अंगूरी के कंधे पर हाथ रखकर उसे झुंझोड़ दिया। अंगूरी उठो, जल्दी करो, मैंने चीख कर कहा। फौज ने गांव को घेरे में ले लिया है, जल्दी से उठ जाओ। अंगूरी ने भी उठने में ज्यादा देर नहीं लगाई थी। उसने फौरन ही अपनी राइफल संभाल ली। उसी वक्त अफसल अब्बासी दौड़ता हुआ मकान में दाखिल हुआ। तुम लोग मेरे साथ आओ, जल्दी करो, अफसल अब्बासी ने तेज लहजे में कहा। हम उसके साथ मुकामी अकबी दरवाजे से निकल आए। उस तरफ एक तंग सी गली थी। अफसल अब्बासी आगे था और हम उसके पीछे पीछे चल रहे थे। 3-4 तंग सी गलियां घूमकर हम एक कुशादा गली में निकल आए। ठीक उसी वक्त गांव की मशरकी मस्जिद से अल्लाहू अकबर की आवाज सुनाई थी। ये मस्जिद गांव के आखिरी सिरे पर थी और उसी तरफ वो सड़क थी जो गरूर, हाजन और सिंबल से होती हुई श्रीनगर तक चली गई थी। बांदीपुरा से ऊपर शमाल की तरफ तरकबाल जाने वाली सड़क पर एक बहुत बड़ा फौजी कैंप था और मेरा ख्याल है कि बांदीपुरा को घेरे में लेने वाली फौज उसी तरफ से आई थी। हाजान अभी पूरी नहीं हुई थी कि फिजा तड़तड़ाहट की गोलियों की आवाज से गूंज उठी और उसके साथ ही मुअज्जिन की आवाज खामोश हो गई और मुझे समझने में देर न लगी कि भारतीय फौजियों ने मस्जिद में घुसकर मुअज्जिन को शहीद कर दिया था। मैं रुक गया। अब गांव की मरकजी मस्जिद से आदान की आवाज सुनाई देने लगी थी। मेरे पीछे अंगूरी और अनवर थे, वो भी रुक गए। अफसल अब्बासी ने मुड़कर हमारी तरफ देखा और दूसरे ही लम्हे उसकी चीखती हुई आवाज सुनाई दी। रुको मत कमांडर, आगे चलते रहो, उन्होंने मुअज्जिन को शहीद कर दिया है। मैंने भी चीख कर जवाब दिया, इस वक्त हम कुछ नहीं कर सकते कमांडर, मेरे साथ आओ। अफसल अब्बासी ने कहा। हम सामने की एक और गली में दाखिल हो गए और फिर एक मकान में घुस गए। उस मकान में औरतें भी थीं और बच्चे भी। 2 अधेड़ उम्र आदमी थे और एक जवान लड़का था। तीनों मर्दों के हाथों में ऑटोमेटिक राइफलें नजर आ रही थी। सिर्फ 1 मिनट में एक और 9 उम्र लड़का दौड़ता हुआ मकान में दाखिल हुआ। हाँ, कितने लोग हैं और कहाँ पोजीशन ली है उन्होंने? अफसल अब्बासी ने उस लड़के से पूछा। 2 ट्रकों पर तकरीबन 30 फौजी हैं। एक जीप है जिस पर 2 लेफ्टिनेंट और 1 मेजर है, लड़का बता रहा था। एक ट्रक गांव के मरकजी चौराहे पर खड़ा है। फौजियों ने चारों तरफ से राइफलें तान रखी है। एक ट्रक अड्डे के पास है। उन्होंने अड्डे के साथ वाली मस्जिद के पेश इमाम को गोलियां मारकर शहीद कर दिया गया है। ठीक है, तुम जाओ और फकीर हुसैन से कहो कि अपने आदमियों के साथ अपने ठिकाने पर ही मेरा इंतजार करे। अफसल अब्बासी ने कहा और लड़का दौड़ता हुआ मकान से बाहर निकल गया। मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि गांव वाले मुकाबले के मूड में हैं। इसका मतलब है कि उनके पास एमुनेशन भी काफी मिकदार में मौजूद होगा। मैंने फाल किरदार अदा करने का फैसला कर लिया। यहाँ तुम्हारे पास कितने आदमी हैं और एमुनेशन की सूरत हाल क्या है? मैंने अफजल अब्बासी से पूछा। कम अज कम 20 आदमी हैं जो मरते दम तक मुकाबला कर सकते हैं, अफजल अब्बासी ने जवाब दिया। हमारे पास गोला बारूद भी काफी मिकदार में मौजूद है। चंद रोज पहले एक झड़प में भारतीय फौजी असला छोड़कर भाग गए थे, जिस पर हमने कब्जा कर लिया। ठीक है, हम उनका मुकाबला करेंगे। मैंने कहा, क्या हम किसी ऐसी जगह पर जा सकते हैं जहाँ से मरकजी चौक का जायजा लिया जा सके? हाँ, मेरे साथ आओ, अफजल ने कहा। 1-2 और फिर मकानों की छतों पर से होते हुए हम एक 2 मंजिला मकान की छत पर पहुंच गए।
उस मकान की छत पर खुश्क लकड़ियों के ढेर लगे हुए थे। गालिबन बहुत पहले दरख्तों की लकड़ियां काट कर यहाँ डाल दी गई थी, जो अब खुश्क हो चुकी थी। उनमें चंद बड़े तने भी थे। मैंने अंगूरी और सईद वगैरह को सीढ़ियों के करीब ही रुकने का इशारा किया और अफजल के साथ लकड़ियों की आड़ में सीने के बल रेंगता हुआ मंदिर के करीब पहुंच गया। मंदिर तकरीबन 2 फुट ऊंची थी, उसके साथ भी लकड़ियों के ढेर लगे हुए थे। मुंडीर के ऊपर लकड़ियों की आड़ से सामने देखने लगा। चौक वहां से तकरीबन 50 गज दूर था। अखरोट के एक बहुत बड़े दरख्त के नीचे एक बड़ा ट्रक और उसके साथ ही एक जीप खड़ी थी। दोनों पर लाइट मशीन गन्ने नस्ब थी और गंजर उन लाइट मशीन गन्नों के सामने अलर्ट खड़े थे। वो तकरीबन 18 फौजी थे जो मुख्तलिफ सिमतों में रुख करके पोजीशन लिए बैठे थे। एक मेजर जीप पर बैठा हुआ था, उसके करीब ही एक लेफ्टिनेंट खड़ा था, जबकि दूसरा लेफ्टिनेंट उनसे 2 गज दूर एक मेगाफोन लिए खड़ा इधर उधर देख रहा था। कुछ ही देर बाद 2 फौजी 3-4 मुकामी आदमियों के साथ चौक के दूसरी तरफ वाली गली से नमूदार हुए। गांव के वो चारों आदमी बूढ़े थे और फौजियों ने उन्हें राइफलों की जद पर ले रखा था। वो लोग जीप के करीब आकर रुक गए। मेजर उनसे बातें कर रहा था और वो चारों मुसलसल इनकार में सर हिला रहे थे। उसके साथ ही कुछ देर बाद दूसरा लेफ्टिनेंट भी उनके करीब आ गया। वो भी उनसे कुछ देर बातें करता रहा, फिर मेगाफोन पर ऐलान करने लगा। गांव वालों, वो कह रहा था, हमें इतला मिली है कि कमांडर शमरोज, कमांडर अंगूरी और उनके चंद साथी गुज़िश्ता रात हिंदवाड़ा से यहाँ पहुंच गए हैं और उन्होंने गांव के किसी घर में पनाह ले रखी है। वो एक लम्हे को खामोश हुआ। मैं अपना और अंगूरी का नाम सुनकर उछल पड़ा। उन्हें हमारे हिंदवाड़ा से निकलने और यहाँ पहुंचने की इतला मिल चुकी थी। वो कह रहा था, हम इस गाँव के बासियों को 15 मिनट देते हैं, उन उग्रवादियों को हमारे हवाले कर दें। 15 मिनट बाद हम घरों की तलाशी लेंगे, फिर हम किसी को माफ नहीं करेंगे और अगर किसी ने मुदाखलत की तो इस गांव को जलाकर भस्म कर दिया जाएगा। ये ऐलान कई मरतबा दोहराया गया। बस्ती के उन चारों आदमियों को, जिन्हें गालिबन पूछताछ के लिए फौजी पकड़ कर लाए थे, एक तरफ बिठा दिया गया था। मैं लकड़ियों की आड़ से सामने देखता रहा। वो तीनों फौजी अफीसर आपस में किसी किस्म की गुफ्तगू कर रहे थे। तुमने कुछ देर पहले उस लड़के को फकीर हुसैन के पास भेजा था, उसके पास कितने आदमी हैं और वो कहाँ है? मैंने मुड़कर अफजल अब्बासी से पूछा। वो सामने एक गली में है, उसके साथ 5 आदमी और हैं। अफजल अब्बासी ने जवाब दिया, उसे पैगाम भेज दो कि 2 आदमी सामने सुर्ख छत वाले मकान पर चले जाएं और 3 आदमी गली को बला कर लें। मैंने चौक के दूसरी तरफ एक मकान की तरफ इशारा किया और 3-4 आदमी उस तरफ वाली गली को ब्लॉक करने के लिए भेज दो। भारतीय फौजी खुली जगह पर हैं और हम उनसे बेहतर पोजीशन में हैं। इंशाल्लाह कोई भी भारतीय भेड़िया बचकर नहीं जा सकेगा। और सईद, मैंने मुड़कर सईद को मुखातिब किया, जो इस दौरान झुकता हुआ हमारे करीब आ गया था, तुम अपने लड़कों को लेकर उस तरफ जाकर रास्ता ब्लॉक कर दो। अगर दूसरा टक इस तरफ आने की कोशिश करे तो उड़ा देना। और तुम लोग? अफजल अब्बासी ने सवालिया निगाहों से मेरी तरफ देखा। मैं और अंगूरी यहीं रहेंगे, मैंने जवाब दिया। मुमकिन हो तो हमें थोड़ा सा एमुनेशन भी भेज दो, हम यहाँ से बेहतर तौर पर सूरत हाल पर निगाह रख सकेंगे। जाओ, अब देर मत करो। उन्होंने 15 मिनट का वक्त दिया है, हमें इस मोहलत से ज्यादा फायदा उठाना चाहिए। अफजल और सईद वगैरह फौरन ही वहां से रुखसत हो गए। अंगूरी मेरे करीब आ गई थी। उसी वक्त मैंने 2 आदमियों को एक गली से निकलकर बाईं तरफ वाली मस्जिद की तरफ जाते हुए देखा। जब वो जरा आगे बढ़े तो 2 फौजियों ने उन्हें रोक लिया। पहले उनसे कुछ पूछते रहे, फिर एक फौजी उनकी तलाशी लेने लगा, मगर मेरा खून खोल रहा था। हम अपने ही घरों में महफूज नहीं थे। हर शहर, कस्बे और देहात में लोगों की तलाशी लेकर उन्हें जलील किया जाता था। अगर किसी की जेब से नाखून तराश भी निकल आता तो असला रखने के जुर्म में उस पर बेपनाह तशद्दुद किया जाता और उसे जिंदगी भर के लिए माजूर करके फेंक दिया जाता। तलाशी लेने के बावजूद उन दोनों बूढ़ों को नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद की तरफ नहीं जाने दिया गया और उन्हें धक्के देकर वापस जाने पर मजबूर कर दिया गया। इसी तरह कई और नमाजियों को भी मस्जिद तक नहीं पहुंचने दिया गया था। वक्त धीरे धीरे गुजर रहा था। मैंने मंदिर के करीब लकड़ियों की आड़ से इधर उधर देखा। गांव में कोई नकलो हरकत दिखाई नहीं दी थी। जो चंद आदमी नमाज पढ़ने के लिए घरों से निकले थे उन्हें वापस भेज दिया गया था। घरों के दरवाजे बंद थे। मुझे अपने आदमी भी कहीं दिखाई नहीं दिए थे, लेकिन मुझे यकीन था कि वो लोग अपने अपने मोर्चों पर पहुंच चुके होंगे। मैं भी इतराफ का जायजा ही ले रहा था कि फिजा में एक थरथराती हुई आवाज सुनाई दी। वो चौक वाली मस्जिद के पेश इमाम की आवाज थी। लाउड स्पीकर पर उसकी आवाज चारों तरफ फैल रही थी। वो कह रहा था, आज मस्जिद वैरान है, कोई नमाजी इधर नहीं आया। याद करो, तुम्हारे इस्लाफ ने तो मैदान जंग में भी कभी नमाज कजा नहीं की। इस्लाम के शैदाइयों ने तो संगीनियों के साय में भी अपने रब के सामने सजदा किया है। वो कुफर की ताकत से कभी खायफ नहीं हुए थे। तुम आज बुत परस्तों की ताकत। मैं उस लेफ्टिनेंट और दोनों फौजियों की तरफ देखने लगा जो राइफलें संभाले एकदम मस्जिद की तरफ दौड़ पड़े थे।
मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मुझे समझने में देर ना लगी कि अब इमाम का क्या हशर होगा। चंद मिनट बाद ही मौलवी साहब की आवाज सन्नाटे में डूब गई और उसके 1 मिनट बाद उस हिंदू लेफ्टिनेंट की आवाज मस्जिद के स्पीकर पर सुनाई दी। गाँव वालों, वो कह रहा था, 15 मिनट की मोहलत खत्म हो गई है, तुम्हें 5 मिनट और दिए जाते हैं। अगर तुम लोगों ने उग्रवादियों को हमारे हवाले ना किया तो इस गांव की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। स्पीकर बंद हो गया और उसके 2 मिनट बाद वो मंदिर देखकर मैं कांप उठा। वो दोनों फौजी मौलवी साहब को घसीटते हुए ला रहे थे। मौलवी साहब के सर और चेहरे से खून बह रहा था। उनकी सफेद दाढ़ी और कुर्ता भी खून से तर था। उनके पीछे आता हुआ लेफ्टिनेंट मौलवी साहब पर ठोकरें बरसा रहा था। खून में तर होने के बावजूद मौलवी साहब की जबान से उफ तक नहीं निकला था, लेकिन फिर दफातन उन्होंने अपने आप को फौजियों से छुड़ा लिया और उनके सामने तन कर खड़े हो गए और फिर फेफड़ों की पूरी कुव्वत से अल्लाहू अकबर का नारा बुलंद किया। करीब खड़े हुए लेफ्टिनेंट ने बड़ी फुर्ती से होलिस्टर से रिवॉल्वर निकाला और उसकी नाल मौलवी साहब के मुंह में ठोंस कर ट्राइगर दबा दिया। मौलवी साहब की खोपड़ी के परखचे उड़ गए। मैं थर्रा कर रह गया। मैंने अंगूरी की तरफ देखा, उसने आंखें बंद कर ली थी। अब मजीद इंतजार करना मुमकिन नहीं अंगूरी, मैंने सरगोशी में कहा। तुम जीप वाले गंजर को निशाना बनाओ, मैं उस लेफ्टिनेंट से निमटता हूँ। तुम्हारा निशाना चौंकना नहीं चाहिए। अंगूरी ने आंखें खोल दी। वो मुंडेर के साथ पोजीशन लेकर बैठ गई। उसने राइफल की नाल मुंडेर पर टिकाकर लेफ्टिनेंट का निशाना लिया और फिर हम दोनों की राइफलें बैक वक्त शोले उगलने लगी। मौलवी साहब को बेदर्दी से हलाक करने वाले लेफ्टिनेंट को चीखने का मौका भी नहीं मिल सका। मेरी पहली गोली ने उसकी खोपड़ी उड़ा दी थी। चंद गोलियां जिस्म के दूसरे हिस्सों पर भी लगी थी। उसके साथ ही सिपाही भी ढेर हो गया था। दूसरे फौजी की टांग पर गोली लगी। वो चीखता और लंगड़ाता हुआ जीप की तरफ दौड़ा, लेकिन मैंने उसे 2-3 गज से आगे जाने का मौका नहीं दिया और वो भी ढेर हो गया। मैं दूसरी मर्तबा मुतवज्जो हो गया। अंगूरी की पहली गोली जीप पर लाइट मशीन गन के सामने खड़े हुए गंदर की गर्दन में लगी और वो कटे हुए दरख्त की तरह लहराता हुआ नीचे गिर गया। जीप पर बैठे हुए मेजर ने बदहवास होकर एक तरफ छलांग लगा दी थी, मगर वो संभल भी नहीं पाया था कि अंगूरी की राइफल की गोलियों ने उसके जिस्म में लातादाद सुर्ख रंग के सुराख बना दिए थे। दूसरे लेफ्टिनेंट ने जीप की आड़ में पनाह ले ली और चीख चीख कर अपने फौजियों को आर्डर जारी करने लगा और फिर यूं लगा जैसे जहन्नुम का दहाना खुल गया हो। तकरीबन 1.5 दर्जन सब मशीन गनों का रुख हमारी तरफ था। गोलियों की मूसलाधार बारिश थी जिसका रुख हमारी तरफ था। हम झुककर मुंडेर की आड़ में बैठ गए। लातादाद गोलियां दीवार से टकरा रही थी और लातादाद गोलियां हमारे सरों के ऊपर से गुजर रही थी और फिर दफादर गांव की फिजा में चारों तरफ गोलियों की आवाजें गूंजने लगी। हमारे आदमियों ने भारतीय फौजियों पर चारों तरफ से फायर खोल दिए थे। हम पर भारतीय फौजियों की फायरिंग का दबाव कम हो गया। मैंने एहतियात से सर उठाकर देखा। फौजी फायरिंग करते हुए पनाह की तलाश में इधर उधर भाग रहे थे। उनमें ज्यादातर ट्रक की आड़ में पनाह लेने की कोशिश कर रहे थे। मुझे जरा उस तरफ आने दो, अंगूरी ने मुझे एक तरफ हटाते हुए कहा। मैं नीचे दुबक कर पीछे हट गया। अंगूरी मेरे और मुंडेर के दरमियान दीवार पर रगड़ खाती हुई जरा आगे निकल गई और मुंडेर पर राइफल की नाल सेट करने लगी। उस वक्त अगम में दौड़ते हुए कदमों की आवाज सुनकर मैंने तेजी से पीछे मुड़कर देखा। वो अफसल अब्बासी था जिसने एक हाथ में सब मशीन गन और दूसरे हाथ में एक थैला उठा रखा था जिसमें सब मशीन गनों के मैगजीन भरे हुए थे। अंगूरी ट्रक का निशाना ले रही थी, फिर उसने ट्राइगर दबा दिया, मगर उसकी राइफल खटखटा कर रह गई। उसने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा। अफसल अब्बासी उससे 6-7 फुट के फासले पर बैठा हुआ था। उसने थैले में से एक नया मैगजीन निकालकर अंगूरी की तरफ उछाल दिया। अंगूरी ने राइफल में से खाली मैगजीन निकालकर नया मैगजीन फिट किया और राइफल की नाल दोबारा दीवार पर टिका दी। मैंने गर्दन घुमाकर अंगूरी की तरफ देखा। उसके परली तरफ अफसल अब्बासी भी पोजीशन ले रहा था। अंगूरी की राइफल का रुख अगरचे फौजी ट्रक की तरफ था, लेकिन मुझे समझने में देर न लगी कि वो किस खास चीज का निशाना ले रही थी। मैंने राइफल की नाल और ट्रक की तरफ देखा और फिर बात मेरी समझ में आ गई। ट्रक का फ्यूल टैंक इस तरफ से नजर आ रहा था। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं अंगूरी, फायर, मैंने मदम लहजे में कहा। अंगूरी ने ट्राइगर दबा दिया और उसके फौरन बाद ये कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ। धमाका इस कदर जोरदार था कि मकान की छत भी लर्ज उठी थी। अंगूरी की राइफल से निकलने वाली गोलियां ठीक निशाने पर लगी। ट्रक का फ्यूल टैंक फटते ही कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ और ट्रक के परखचे उड़ गए। ट्रक के जलते हुए टुकड़े अखरोट के फैले हुए और बुलंदो बाला दरख्त की शाखों में फंस गए। कई जलते हुए टुकड़े इधर उधर बिखर गए। स्याह धुएं का एक मुहीब बादल था जो अखरोट के दरख्त को लपेट में लेकर फिजा में फैल रहा था। मैं बड़ी तेजी से अपनी जगह से सिरकता हुआ अंगूरी के करीब पहुंच गया। उसकी आंखों में बड़ी अजीब सी चमक थी। अफसल अब्बासी भी हमारे करीब आ गया और वो भी हैरत से अंगूरी की तरफ देख रहा था। अंगूरी चमकती हुई नजरों से मुझे देख रही थी।
और यकायक उसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई और वो राइफल छोड़कर बेइख्तियार मुझसे लिपट गई।